हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विजन क्लासेस। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, इसी के संदर्भ के अंदर हम आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, टुडे इज लेट्स अबाउट स्टडी इज न्यूट्रिएंट्स। प्लांट के अंदर होने वाले न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। पादपों के अंदर होने वाले पोषण के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, पोषण जितनी भी सजीव आते हैं, सजीव के अंदर बात करूँ, चाहे वो पेड़ पौधे हो या चाहे वो जीव जंतु हो, सभी को पोषण के लिए, सभी को अपने जीवन के विकास के लिए, जीवन के वृद्धि के लिए उनको पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण किस लिए चाहिए उनको? क्योंकि पोषण के द्वारा उसके शरीर का विकास होता है, शरीर की वृद्धि होती है और उसको हानिकारक रोगों से लड़ने की क्षमता आती है। तो इन सभी कारणों के लिए उसको पोषण मतलब भोजन को मात्रा में लेना ही पड़ता है। अब बात करते हैं अपना जो टॉपिक है वो चल रहा है पेड़ पौधों के बारे में। तो मैं पादपों के बारे में बात करना चाहूँगा कि पादपों को जो उचित वृद्धि और विकास के लिए जो तत्व चाहिए वो उसको ज़्यादा तत्व कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से मिला तत्व। तो बात करते हैं पादपों में होने वाले पोषण के बारे में। अब इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पोषण जो होता है, पादपों को जो पोषण होता है उसके लिए पादपों में होने चाहिए एलिमेंट, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट। क्या होना चाहिए? न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट। तो न्यूट्रिएंट एलिमेंट की बात करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट के अंदर पोषक जो तत्व होते हैं उसके बारे में सबसे पहले एक जर्मन वैज्ञानिक है जिसका नाम होता है लिबिक। जिसका नाम क्या है? लिबिक। लिबिक ने सबसे पहले पौधों के अंदर ये बताने का उसने मतलब हौसला रखा कि पौधे को उचित वृद्धि और विकास के लिए उसके अंदर पोषक तत्वों का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के अकॉर्डिंग उस लिबिक वैज्ञानिक ने लॉ ऑफ मिनिमम भी दिया। क्या दिया? लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ मिनिमम का मतलब ये होता है कि वह तत्व जो बाकी तत्वों के मुकाबले में जिसकी मात्रा सबसे क्या कम हो। क्या बोला मैंने ये बोला है, लॉ ऑफ मिनिमम का मतलब ये होता है कि वह तत्व जो बाकी तत्वों के मुकाबले में जिसकी मात्रा क्या हो, सबसे कम हो। और वो ये डिसाइड करता है, जिसकी मात्रा सबसे कम मैंने बोली है, वही तत्व डिसाइड करता है कि बाकी तत्वों का वो पेड़ पौधा जो भी है वो उसका बाकी तत्वों का उपभोग किस प्रकार से करे। तो चलिए देखते अपन, स्टार्ट करते अपन। वैज्ञानिक लिबिक वैज्ञानिक जो कहाँ का है? ये वैज्ञानिक जर्मन है। वैज्ञानिक जर्मन का है। इसने ही सबसे पहले बताया कि पौधों की वृद्धि व विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। प्लस इसने एक थ्योरी भी दी जिसका नाम है लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ मिनिमम। इसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि वह तत्व जिसकी मात्रा कम हो वह यह सुनिश्चित करता है कि शेष तत्वों का पादप उपभोग किस प्रकार करेगा। ये होता है आपका लिबिक के द्वारा दिए जाने वाला आपका लॉ ऑफ मिनिमम। आगे हम चलते हैं तो लिबिक ने ये भी बताया था कि पौधों के वृद्धि और विकास के लिए उसने 17 अनिवार्य तत्वों को बताया है। पौधों की वृद्धि और विकास के लिए तत्व कितने चाहिए? 17 अनिवार्य तत्व। इस 17 अनिवार्य तत्वों को इसने 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया। कितने भागों में किया? 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया। एक तो होते हैं जिसे अपन इट मीन्स सॉइल से प्राप्त करते हैं, मतलब मृदा से प्राप्त करते हैं। तो मृदा से जो प्राप्त होने तत्व है, मृदा से प्राप्त
तत्व, और दूसरा इसका बेस है अकॉर्डिंग का, वो है वायु या जल से प्राप्त होने वाले तत्व। तो जो तत्व मृदा से प्राप्त होते हैं उन्हें मैंने अभी बताया है, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे खनिज तत्व। इट मीन्स मिनरल्स एलिमेंट। क्या कहेंगे? मिनरल्स एलिमेंट। और जो तत्व वायु या जल से मिलते हैं उन्हें कहेंगे अपन अखनिज तत्व। अखनिज तत्व। ठीक है। तो देखिए टोटल जो तत्वों की संख्या है वो होती कितनी है? 17। इस 17 को इसने दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो 17 में से जो वायु और जल से मिला तत्व है उनकी संख्या तो होती है 3। कौन सी होती है? 3। और 17 में से 3 बच गए तो उसमें से निकले बचे कितने अपने? 14 तत्व है ऐसे जो आपको कहाँ से मिलेंगे? मृदा से प्राप्त होने वाले। तो सबसे पहले अब बात करेंगे अखनिज तत्वों की। तो अखनिज तत्वों के अंदर देखो 3 तत्व जो आते हैं वो होते कौन कौन से है? पहला सी, सेकंड आपका एच और थर्ड आपका ओ। सी का मतलब होता है कार्बन, एच का मतलब होता है आपका हाइड्रोजन एलिमेंट और ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपको कहाँ से मिलेंगे? ये दोनों मिलेंगे आपको वाटर से, जल से आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। कुछ H2O के अंदर आपका हाइड्रोजन भी है, उस H2O के अंदर आपका ऑक्सीजन भी है। और पौधे को जो कार्बन मिलता है वो आपको मिलता है वातावरण के अंदर उपस्थित CO2 गैस से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से या कार्बनिक घटकों से ये मिलता है। ठीक है ना। और कार्बन है या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये तीनों तत्व मिलकर पौधे के अंदर कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। इनका जो कार्य है बताओ रहा हूँ, इनका जो कार्य है वो पौधे के अंदर किसका निर्माण करेंगे? कोशिका भित्ति, इट मीन सेल वॉल, और जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं पौधों के खनिज तत्वों के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया है पौधों के अंदर जो खनिज तत्व होते हैं उनकी संख्या मैंने कितनी बताई थी? ये उनकी संख्या होती है 14। कितनी होती है? 14। इन 14 तत्व जो ये मिलते हैं ये इसको मिलते कहाँ से है? ये इनको मिलेंगे मृदा से। क्योंकि खनिज तत्व पाए कहाँ पर जाते हैं? मृदा में, सॉइल में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो इन तत्वों को इसने दो भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया है? 2 भागों में। फर्स्ट टाइप है इसका वृत्त मात्रिक तत्व। इट मीन्स मैक्रो एलिमेंट। और दूसरा होता है सूक्ष्म मात्रिक तत्व। सूक्ष्म मात्रिक तत्व इट मीन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट के बारे में। तो जो वृत्त मात्रिक तत्व होते हैं इनकी जो संख्या होती है, इनकी जो संख्या होती है, पहले संख्या के बारे में बात न करके अपन बात करेंगे कि इसको मैक्रो या वृत्त मात्रिक तत्व कहा क्यों है। क्योंकि जैसे कि आपको मतलब पता चल रहा है कि वृत्त मात्रिक तत्व इसका मतलब पौधों को इन खनिज तत्वों की जो आवश्यकता होगी वो क्या होगी? कुछ ज़्यादा मात्रा में होगी। जबकि माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म मतलब होता है थोड़ा, जबकि पौधों को इन पोषक तत्वों की जो मात्रा की आवश्यकता होगी वो कम मात्रा में आवश्यकता होगी। मतलब पौधों के लिए ये बहुत नेसेसरी है, जबकि ये बहुत कम मात्रा में अगर इनको मिल जाएंगे तो भी पौधे का विकास और वृद्धि पर कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृत्त मात्रिक तत्वों के बारे में। तो देखिए इनकी जो संख्या होती है, मैंने बोला इसकी आवश्यकता क्या होती है? अधिक। इनकी आवश्यकता अधिक होती है। एक तो इसके बारे में ये बात है। नेक्स्ट इसके बारे में क्या है कि इसको वापस इसने 2 भागों में बांट दिया है। इसने वापस इसको 2 भागों में बांट दिया है। फर्स्ट इसका टाइप है प्राथमिक मैक्रो एलिमेंट मतलब प्राइमरी, प्राथमिक वृत्त मात्रिक तत्व। और इसका सेकंड टाइप है द्वितीयक
व्रत मात्रिक तत्व। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन व्रत मात्रिक तत्व के बारे में। तो इस तत्व के अंदर 3 तत्व आते हैं आपके। एक तो आता है जैसे आपको अगर इस तत्व की अगर ट्रिक याद करनी है तो मेरे जब से मैं पढ़ता आया हूँ तब से मैंने आप सभी बच्चों को मैंने ये की ट्रिक बताई है, और ये ट्रिक उसके लिए होगी जो मेरा वीडियो देखता है, क्योंकि मेरा नाम है नरेश कुमार प्रजापत। तो इसका टर्म होगा नरेश का मतलब N, कुमार का मतलब K और P का मतलब प्रजापत। तो NKP, और N का मतलब होता है नाइट्रोजन से, N का मतलब कौन सा एलिमेंट होगा, नाइट्रोजन, और K का मतलब होगा आपका पोटेशियम, और आपका होगा फास्फोरस। ये होगा आपका फास्फोरस, और ये होगा आपका पोटेशियम, ये होगा आपका पोटेशियम। तो ये 3 तत्व पौधों को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, नाइट्रोजन के बारे में। तो देखिए आपको पता होगा कि वातावरण में सबसे ज़्यादा जो गैस की मात्रा है वायु के अंदर कितनी, लगभग 78% वो किसकी है, नाइट्रोजन की है। और ये नाइट्रोजन वातावरण के अंदर मतलब एकदम फ्री रूप से स्वतंत्र अवस्था में पाती है। लेकिन पौधे इतनी नाइट्रोजन होते हुए भी पौधे इसका सीधा इसी फॉर्म के अंदर इसका उपयोग, इसका यूज नहीं कर सकते। इसलिए पौधे को इस नाइट्रोजन को चेंज करना पड़ता है नाइट्रेट के अंदर। किस में चेंज करना पड़ता है, नाइट्रेट। और नाइट्रेट का ही पौधे क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। प्रश्न कभी भी आ सकता है कि पौधे नाइट्रोजन के कौन से रूप का अवशोषण करते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया और N2। तो आपको इसमें से टिक कौन सा करना है, नाइट्रेट। कौन सा टिक करना है, नाइट्रेट। अब बात करते हैं इसकी कमी से क्या क्या होने वाला है पौधों के अंदर। तो इसकी कमी से पौधों के अंदर एक तो आपकी पत्तियां पीली पड़ जाती है, एक तो पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती है। दूसरा इसके कॉमन रोग होता है, इसके अंदर पत्ते पीली पड़ जाती है, और कोशिका विभाजन है, और प्रोटीन जो संश्लेषण की दर है, कोशिका विभाजन और प्रोटीन संश्लेषण की दर है वो रुक जाती है। क्या कर जाती है, रुक जाती है। ये तो इसकी कमी से हुई। लेकिन अगर यही तत्व पौधे के अंदर अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो भी इसके अंदर हानि करना पड़ेगा। तो ज़्यादा मात्रा में क्या पड़ता है, देखो ज़्यादा होने पर उस पौधे के अंदर, जिस पौधे के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो उस पौधे के अंदर पुष्पन की जो क्रिया है वो क्या होती है, देरी से होती है। क्या होती है, देरी से। मतलब जिस पौधे के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है उसके अंदर फ्लावरिंग जो होगी, पुष्पन जो स्टार्टिंग होगी, पुष्प का जो निकलना होगा वो बहुत देरी से हो जाएगा। जितना मतलब जिस समय में होना चाहिए उस समय में होगा नहीं। अब इसका अगला तत्व है जो बात करेंगे फास्फोरस के बारे में। जो तत्व है मैं बता रहा हूँ फास्फोरस के बारे में। तो देखिए फास्फोरस होता क्या है, फास्फोरस के द्वारा पौधे के अंदर कीटों को जो आक्रमण करने की, कीट जब भी आक्रमण करते हैं पौधे के अंदर तो कीटों के आक्रमण करने की जो सहन करने की क्षमता है वो पौधे के अंदर किससे आती है, फास्फोरस के द्वारा होती है। मतलब कीटों के आक्रमण को सहन करने की क्षमता, कीटों के आक्रमण को सहन करने की क्षमता कौन से एलिमेंट से आती है, फास्फोरस से आती है। ठीक है। और इसके बारे में और क्या है, इसकी कमी के कारण बात करते हैं कि अगर फास्फोरस की कमी होगी तो पौधे में क्या क्या होने वाला है। तो फास्फोरस की कमी के कारण एक तो पौधे में बीज अंकुरण नहीं होता है। क्या होता है, बीज का अंकुरण नहीं होता है, और इसकी वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट, इसके अंदर पुष्पन की क्रिया नहीं होती है। और ख़ास बात, फास्फोरस किस काम आता है, पौधों को या पौधों के जो फल होते हैं उस फलों को तेज़ी से पकाने में, फलों को तेज़ी से पकाने के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है ना। तो ये फास्फोरस का द्वारा होने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके पोटेशियम के बारे में। तो देखिए पोटेशियम किस प्रकार से पौधों के लिए यूजफुल है और इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है। तो पोटेशियम जो है वो आपके प्रकाश संश्लेषण, पौधे के अंदर जो होने वाली केमिकल रिएक्शन है उसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस, उसके लिए ये बहुत ही अनिवार्य तत्व है। तो बात कर लेता हूँ मैं यहाँ के बारे में। तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व
अनिवार्य तत्व, ठीक है। और ये हमेशा पौधों के जितने भी वृद्धिशील भाग है, फास्फोरस पोटेशियम जो है पौधों के वृद्धिशील भागों में पाया जाता है। अब आप पूछोगे सर ये पौधे के वृद्धिशील भागों में पाया जाता है, तो वृद्धिशील भाग होते कहाँ पर है? तो देखो मैं आपको बता दूँ, वृद्धिशील भाग पौधों के एक तो ऊपर की तरफ जिसको कहते हैं स्टम, स्टम के ऊपर जो होती है एपिकल बड जिसको कहते हैं शीर्षस्थ कलिका, एक तो वहाँ पर होगा ये पोटेशियम ज़्यादा मात्रा, और एक होती है मूलांकुर। मूलांकुर का इसको जो जड़ का जो रूट का जो अंतिम सिरा होता है वहाँ पर इसकी मात्रा ज़्यादा पाई, ताकि एप्पल इसकी जाके कारण क्या होती है वृद्धिशील, मतलब इसके कारण पौधे की लंबाई बढ़ती है और जड़ों की लंबाई भी बढ़ती है, ठीक है ना। अब बात करें इसकी कमी का कारण क्या होगा, तो इसकी कमी का कारण पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाएगी, मतलब उसके अंदर हरिमहीनता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हरिमहीनता, मतलब पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाएगी। और इसकी कमी से और क्या होने वाला है, और इसकी कमी से पौधे थोड़े पौने रह जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं ठिगने। क्या कहते हैं? ठिगने, ठीक है। तो ये होने वाला है। अब हम बात करेंगे द्वितीयक वृहत माती तत्व के बारे में। तो इसकी जो बात करो, इसकी जो टिक होगी, इसके तत्व तीन ही हैं, एस, Mg और अपने Ca। एस का मतलब होता है सल्फर, एस का मतलब होता है सल्फर, Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम और Ca का मतलब होता है कैल्शियम। ये तीन तत्व है जो आपको द्वितीयक मैक्रो एलिमेंट है। तो आपके कुल मिला के मैक्रो एलिमेंट के अंदर कितने तत्व हो गए? 6 हो गए, एस, Mg, Ca और आपका ये Nkp। इसकी अगर ट्रिक आपको याद है जाए तो ठीक है, ऐसे आपको डायरेक्टली याद है जाए ठीक है, वरना में आपको होता सर मांगे कार। क्या है? सर मांगे कार। तो ये तीनों तत्व आपके आ जाएंगे। तो तीन तत्वों के बारे में हम एक एक करते पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें अपन कैल्शियम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कैल्शियम। इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं कि इसके बारे में प्रश्न ज़्यादा आता नहीं है। सबसे पहले बात करें कैल्शियम का है। जो कैल्शियम है वो क्या होता है? डीएनए और आरएनए को प्रोटीन से जोड़ने का काम होता है। इसका काम बता रहा हूँ कि जो कैल्शियम है वो डीएनए और आरएनए को प्रोटीन से एक तो जोड़ने का काम करता है। दूसरा इसका काम क्या है? दूसरा इसका काम है क्रोमोसोम, इट मीन्स गुणसूत्र, क्रोमोसोम का निर्माण करता है। अगला इसका काम क्या है? अगला इसका काम है ये वसा का संश्लेषण करता है, फैट, ये वसा का संश्लेषण करता है। और कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल के परिवहन में सहायक है। मतलब पौधे के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट बनता है और पौधे के अंदर जो अमीनो अम्ल जो इसकी प्रत्येक सेल बहुत आवश्यकता है, वो पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? कैल्शियम एलिमेंट करता है। कौन करता है? कैल्शियम। और इसके कारण एक चीज़ और होती है जो बहुत मोस्ट है, इसके द्वारा कोशिका भित्ति में क्या आती है? प्रत्यास्थता आती है। इसके द्वारा कोशिका भित्ति में क्या आती है? प्रत्यास्थता। इट मीन्स इलास्टिबिलिटी। इसमें क्या इलास्टिक मतलब कोशिका भित्ति, अगर पौधे जिस पौधे के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होगी उस पौधे में प्रत्यास्थता होगी। अगर पौधा हवा के कारण या किसी तेज बहाव के कारण थोड़ा झुक जाता है तो उसकी कोशिका भित्ति टूटेगी नहीं, ठीक है ना। अब बात करेंगे इसकी कमी का कारण। अगर पौधे के अंदर इसकी कमी होगी तो क्या होगा? इसकी कमी से एक तो पत्तियां जो है पौधे की वो आपके विकल हो जाती है। विकल मतलब बीच में से कट फट जाती है, टूट जाती है। और इसकी कमी से एक चीज़ और होता है, पौधे की जितनी वर्धनशील शीर्ष है, अभी मैंने बताया थे आपके तने के ऊपर जो भी भाग होता है जिसको कहते हैं अपन शीर्षक कलिका, और मूल के ऊपर ये वर्धनशील शीर्ष होते हैं वो आपके मर जाते हैं। अब आप खुद ही दिशा कर लो, अगर पौधों के अंदर वर्धनशील शीर्ष मर जाएंगे तो पौधे की हालत क्या होने वाली है? पौधे के अंदर अगर वर्धनशील शीर्ष मर जाएंगे तो पौधे की लंबाई नहीं बढ़ेगी, पौधे का वृद्धि नहीं होगा, पौधे का विकास नहीं होगा। इट मीन्स पौधा क्या रह जाएगा? पौना रह जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे हम बात करें के बारे में। तो इसके बारे में बहुत अच्छा रोल है मैग्नीशियम के कारण। ये तत्व ऐसा है, इसके बिना पौधों के जीवन में अंधेरा है। ये तत्व ऐसा है, इसके बारे में कहावत है कि
अपन जो एक डायलॉग होता है ना कि तेरे बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ अंधेरा पाया गया है, इसी इसके बारे में डायलॉग है। पौधों के लिए ये तत्व बहुत अहम रोल करता है। पौधे इसके बारे में कहते हैं कि हे मैग्नीशियम, तेरे बिना मेरी ज़िंदगी में बहुत अंधेरा है, तू है तो मेरी ज़िंदगी में हरियाली है, खुशहाली है। इसलिए कहना होगा कि पौधों के अंदर जो Mg है वो पौधे के Mg है, पौधों में हरा रंग नहीं होता है। मतलब कहना चाहूँगा कि पौधों की जो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किस कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, मतलब पर्णहरित के कारण। तो पर्णहरित का जो मेन घटक है, पर्णहरित का जो मेन घटक है वो कौन है? मैग्नीशियम। प्रश्न कभी आ जाए कि पर्णहरित की संरचना के अंदर या क्लोरोफिल की संरचना के अंदर उसके सेंटर में, उसके मध्य के अंदर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो आपको लिखना होगा मैग्नीशियम। यह प्रश्न आपके ये भी आता है कि पर्णहरित का मुख्य घटक कौन सा है, तो आपको लिखोगे मैग्नीशियम। ठीक है, आगे बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में कि मैग्नीशियम शर्करा, शुगर और स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक होता है। शर्करा और शुगर स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक है। अब आप खुद विचार कर लो, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? इसकी कमी से पौधों में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मैंने अभी बोला था कि तेरे बिना, पौधे ने क्या बोला था कि तेरे बिना मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ के अंदर क्या है? हरियाली नहीं है। तो इसका मतलब इसकी कमी से पौधे में क्या होगी पैदा? हरिमहीनता। क्या होगी? हरिमहीनता। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके नेक्स्ट जो तत्व है वो आपका बच गया है सल्फर। नेक्स्ट बच गया है सल्फर। गंधक कहते हैं इसको, आम भाषा में क्या कहते हैं? गंधक भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए इसके कारण क्या होता है? गंधक जो होता है वो आपके क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए और जड़ के जनन में सहायक होता है। ये दो इसके काम बहुत ज़्यादा मोस्ट है। क्लोरोफिल, गंधक का काम क्या है? एक तो क्लोरोफिल के निर्माण में, दूसरा काम है जड़ के निर्माण में सहायक होता है। और इसकी कमी से क्या होंगे? इसकी कमी से पौधे क्या रह जाता है? बौने रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? बौने रह जाते हैं। और इसकी कमी से पुष्पन क्रिया भी क्या होती है? देरी से होती है। ठीक है, तो ये थे आपके प्राइमरी मैक्रो एलिमेंट और आपके सेकेंडरी मैक्रो एलिमेंट। तो दोनों मिलाकर आपने 6 तत्व की बात कर ली है। बाकी जो बचे कुछ तत्व है वो आपके माइक्रो एलिमेंट में आएंगे। ठीक है, तो आप बात करेंगे सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के बारे में। जैसा कि इसके तो नाम से पता चला है सूक्ष्म मात्रिक तत्व, मतलब इस तत्वों की पौधों में आवश्यकता क्या होगी? सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता क्या होगी? सूक्ष्म मात्रा में या कम मात्रा में। तो इसके बारे में हमको ज़्यादा डिटेल समझना है कि कौन से तत्वों के क्या कार्य है। इसके मतलब आपको सिर्फ याद रखना है कि इसके अंदर तत्व कौन कौन से आते हैं। तो देखो, अब मैं आपको एक ही तत्व लिखा तो बोरोन है, कॉपर है, क्लोरीन है, और इसके अंदर मैग्नीज है, और जिंक है, फेरस है, और मोलिब्डेनम है, और निकल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल मिला के 8 तत्व हो गए। 8 इसमें आगे और 6 मैंने यहाँ पर बढ़ाया, तो 8 और 6 कितने हो गए? 14 तत्व आगे। तो ये बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन, मैग्नीज, जिंक, फेरम, मोलिब्डेनम और निकल, ये आपके 8 तत्व होते हैं जिसकी मात्रा, जिसको पौधे में मात्रा क्या पड़ती है? बहुत ही कम मात्रा में इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसमें से कुछ को मैं कार्य बताता हूँ जो आपके एग्जाम में कभी पूछा जाता है। एक तो आपका है जो मैग्नीज है, तो मैग्नीज के बारे में तत्व है कि ये मैग्नीज प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है अपघटन, इसके बारे में बात है कि प्रकाश संश्लेषी अपघटन क्रिया में ये सहायक है। प्रकाश संश्लेषी अपघटन क्रिया में ये सहायक है। अगली बात मैं करूंगा इस जिंक की। जिंक के कारण क्या होती है? पौधे के अंदर जो पत्तियां होती है, पौधे में जो पत्तियां होती है वो क्या होती है? छोटी रह जाती है। पौधों में पत्तियों का छोटी रहने का जो उदाहरण है वो है आपका जिंक। और इसके कारण एक और होता है फल, पौधे के अंदर फल का विकास नहीं हो पाता है। तो इसलिए जिंक पौधों के अंदर बहुत अनिवार्य तत्व है। और एक इसके अंदर बात है आपका ये निकल है। ये निकल के बारे में बात हर बार कभी पूछी गई है। निकल जो है एक एंजाइम पाया जाता है, जिस एंजाइम का नाम है यूरिएज एंजाइम। एंजाइम है यूरिएज एंजाइम। यूरिएज एंजाइम का ये निकल
प्रमुख घटक होता है। तो प्रश्न आ जाए कि यूरिक एंजाइम का प्रमुख घटक कौन सा है निम्न में से, या कौन सा है, तो इसमें से आपको 8 तत्वों में से आपको निकल याद रखना पड़ेगा जो कि यूरिक एंजाइम का प्रमुख घटक आता है। अब बात यहाँ पर ये आती है, आप बोलेंगे सर हमको नाम आपने इसकी ट्रिक बताई तो साथ में आपको इसकी ट्रिक बता दो। तो देखो ये 8 एलिमेंट है, इसके बारे में ट्रिक आपको मैं बताऊँ तो देखो ट्रिक कुछ इस प्रकार होगी। बेटा चालू कूलर में मोबाइल फेंक कर, बेटा चालू कूलर में मोबाइल फेंक कर जन्नाट निकाल सकता है। मतलब एक पापा है जो अपने बेटे से चलने निकला है कि बेटा चालू कूलर में तो मोबाइल फेंक कर जन्नाट बोलते हैं ना, तेजी से निकाल सकता है क्या। तो देखिए इसके अंदर ट्रिक किस प्रकार से होगी। बेटा से क्या होगा आपका बी, चालू से क्या होगा आपका Cl क्लोरीन, कूलर से क्या होगा आपका Cu, में से आपका हो जाएगा मैंगनीज, मोबाइल से हो गया आपका मोलिब्डेनम, और फैक्टर से हो गया आपका फेरियम, और जन्नाट से हो गया आपका जेडन, निकाल सकता से हो गया आपका निकल। तो देखिए हुई ना कि बेटा चालू कूलर में मोबाइल फेंक कर जन्नाट निकाल सकता है क्या। तो इस प्रकार से आपको ये फनी ट्रिक है, तो आप याद सकते हैं, आपकी ट्रिक में बहुत काम आने वाली है। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे पात्रों में पोषण के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, उसके बारे में करेंगे। तो इसके बारे में आपको मैं बीच में डिटेल से बताता आया हूँ कि पात्रों में पोषण के आधार पर जो वर्गीकरण है वो आपके 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, अभी मैं आपको नाम लिखूंगा तो पता चल जाएगा। पहला फर्स्ट टाइप है आपका ऑटोट्रोपस, स्वपोषी पौधे। सेकंड टाइप है आपका परपोषी। थर्ड टाइप है सजीवी, और फोर्थ टाइप से आपका कीट भक्षी पादप। अब देखो इसके बारे में बता चुका हूँ। स्वपोषी, तो स्वपोषी क्रिया किसमें होगी। स्वपोषी का मतलब होता है वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी क्रिया जिस पौधों में क्या पाया जाता है, हरित लवक, जिस पौधों में हरित लवक पाया जाता है उन पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थ जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और कार्बोहाइड्रेट फिर चेंज होता है मंड के अंदर, और मंड को ही पौधे क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो ये सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ। प्लस आपको ये बता दूँ कि जो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो आपके पौधे में कहाँ होती है, पत्तियाँ में होती है। क्योंकि हरित लवक कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में, इसलिए पत्तियों को आपके प्लांट का क्या है, किचन कहा गया है, पत्तियों का रसोई कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं परपोषी मतलब इन पौधों के अंदर हरित लवक नहीं होगा। इन पौधों के अंदर हरित लवक की मात्रा क्या होगी, एब्सेंट होंगी। ऐसे पौधे जिसके अंदर पर्ण हरित का क्या होता है, अभाव होता है, उन पौधों को अपन प्रपोषी कहते हैं। और प्रपोषी पौधे किसी अपने क्या बोलते हैं, खाद्य पदार्थ के लिए है, या किसी अन्य कार्य के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए, या वृद्धि और विकास के लिए किसी अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, उन्हीं पौधों को हम परपोषी कहते हैं। तो ये परपोषी, इसके अंदर वापस टाइप 2 आते हैं, क्योंकि ये परपोषी पौधे या तो जीवित जंतु को निर्भर रहेंगे या सड़े गले पदार्थों के ऊपर। तो इसके अंदर एक टाइप होता है परजीवी, इसके अंदर एक टाइप होता है आपका परजीवी, और दूसरा इसका टाइप है मर्तोपजीवी। तो परजीवी का मतलब होता है, देखो मतलब मैंने बता दिया, परपोष से मतलब होता ही है कि दूसरी किसी भोजन के लिए किसी अन्य पौधे पर आश्रित रहना, डिपेंड रहना। तो परजीवी मतलब या तो वो जीव की बात करो जिंदा होगा वो, कि या तो दूसरे पेड़ पौधे पर या दूसरे जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं, उन पौधों को अपन परजीवी पौधे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कौन से है, आपने देखी होगी अमरबेल नाम से, क्योंकि अंगूर की बेल वगैरह है। तो अमरबेल जो होती है, अमरबेल के अंदर आपका पर्ण हरित क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसके अंदर पर्ण हरित नहीं पाया जाता है।
और ये अमर बेल जिस पौधे के ऊपर रहती है उसी पौधे के द्वारा ये आरोहण भी करती है, उसी पौधे के द्वारा ये भोजन भी प्राप्त करती है। तो ये है अमर बेल। नेक्स्ट आपका है जो मर्तुपजीवी है, नाम से पता चल रहा है कि ऐसे पौधे जो मृत और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे अपन कहेंगे मर्तुपजीवी। तो इसके अंदर आपके आपने देखी होगी बारिश के दिनों के अंदर कि जहाँ पर दलदल होता है या बारिश के दिनों के जहाँ पर ये कीचड़ जगह होता है, तो आपने देखा होगा कुछ जूते पुराने तो पर कुछ एक वाइट कलर की रेशम मछली जिसको अपन कहते हैं कवक, क्या कहते हैं, कवक या फफूंद कहते हैं, फफूंद उग जाती है उसी को कहते हैं अपन मर्तुपजीवी। तो ये हमेशा कीचड़ वाले इलाके के अंदर आपको ज़्यादा मिलेगी। तो इसको अपनी साइंस की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, कवक कहते हैं, फंगी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि मीकर है, और एक तो मीकर है, दूसरा इसका एग्जाम्पल है एगरिकस है, और इसका प्रश्न जो पूछा गया है वो हर बार इसके बारे में पूछा गया है मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा एक पुष्पीय पादप है, एक फ्लोरिंग प्लांट है जो कि आपका मर्तुपजीवी होता है। इट मीन्स वो सड़े गले पदार्थ से अपना जीवन यापन करता है, उसी के ऊपर अपना निर्भर रहता है। अगली बात करें कि अपन सहजीवी, क्या बात करते हैं सहजीवी के बारे में। तो देखो सहजीवी का इसके अंदर नाम में मतलब छुपा है। सहजीवी का मतलब होता है साथ साथ रहना, मतलब जो पेड़ पौधे होंगे वो कवक के मतलब दो पेड़ पौधे होते हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, साथ साथ जीवन यापन करते हैं, जिससे एक दूसरे को क्या होता है लाभ होता है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सिम्बायोटिक। और इसके रहने की जो क्रिया है उसी क्रिया को बोलते हैं सहजीवन। क्या कहते हैं, सहजीवन। तो मैंने आपको बताया था राइजोबियम, इसके बारे में मैंने आप बात की थी। राइजोबियम लेग्यूमिनेसी कुल का जो पौधा है, लेग्यूमिनोसी कुल का पौधा, उन पौधों की जड़ों के अंदर राइजोबियम नामक जीवाणु पाते हैं। कौन सा, राइजोबियम नामक जीवाणु पाते हैं। ये जीवाणु पौधों की जड़ों में रहता है, इसलिए इन जीवाणु को तो उसको रहने के लिए क्या मिल जाएगा, आश्रय मिल जाता है, आवास मिल जाता है। जबकि इसको लाभ ये होता है कि ये जीवाणु जब इसकी जड़ों में रहता है तो वो इनको नाइट्रेट प्रदान करता है, मतलब जो वातावरण के अंदर जो नाइट्रोजन है पर्याप्त मात्रा में, उस नाइट्रोजन को ये चेंज करता है नाइट्रेट के अंदर, और नाइट्रेट में चेंज करते ये पौधे को देता है। इस कारण से इस दोनों का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और एक जो इसके बारे में एग्जाम्पल और है जो है लाइकेन, इसके बारे में एक एग्जाम्पल और है सहजीवी के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है लाइकेन। ये दो पातों पर निर्भर रहता है, दो पातों पर निर्भर। कौन कौन से, एक तो ये शैवाल के ऊपर भी निर्भर रहता है और कवक के ऊपर निर्भर रहता है। तो इसके बारे में एक बात और है, लाइकेन को शैवाल और कवक इट मीन्स एल्गी और फंगी के बीच की योजक कड़ी माना गया है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो देखिए शैवाल जो कि जिसका कलर होता है ग्रीन, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है क्लोरोफिल, और फंगी जिसका अंदर हरित लवण होता है, इसका मतलब इसका कलर हरा नहीं होगा। तो इसका कलर हरा है, इसका मतलब ये अपने लिए भोजन खुद तैयार कर सकता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, इसलिए ये होते हैं सपुष्पी, जबकि ये अपने भोजन के लिए इस पौधे पर निर्भर रहता है। तो लाइकेन जो होता है वो इन दोनों को निर्भर रहता है और इनके बीच की योजक कड़ी इसको माना गया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका कीटभक्षी पादप। तो कीटभक्षी पादप मैंने बताया था, इन पादपों की जो संरचना होती है वो कुछ इनकी जो पत्तियां होती है वो कुछ घड़ेनुमा होती है। क्या होती है, घड़ेनुमा होती है। और जैसे ही कोई कीट है वो उसकी पत्ती पर आता है तो सीधे उसके घड़े के अंदर गिर जाता है, और गिरने के कारण सीधा उसके ऊपर के जो ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद जो कीट उसके घड़े में गिर गया है उसके द्वारा उस घड़े में कुछ पाचक रस निकलते हैं, और पाचक रस निकलने के बाद उस पाचक रस के द्वारा उस पत्तीनुमा संरचना के अंदर उस कीट का क्या होता है, भक्षण होता है, और वो कीट वही मर जाता है, वो कीट वही मर जाता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, इसके एग्जाम्पल है आपके ड्रोसेरा है, जैसे कीटभक्षी जो पादप है इसके एग्जाम्पल है ड्रोसेरा है, और कीटभक्षी पादप भी है, या इसका गठपन्नी पादप है, ड्रोसेरा है, गठपन्नी पादप है, और डायोनिया है। और इसका एग्जाम्पल एक और है जिसको अपन कहते हैं यूट्रिकुलेरिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अपना टॉपिक पूरा होता है पादपों के अंदर पोषण के आधार।